सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान केंद्रीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल तथा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट वीडियो के साथ चल रहे हैं। हम बीए बीएससी सेकंड ईयर ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है। इसमें भी कोई दो पेपर होते हैं। पहला होता है संसाधन भूगोल, पेपर का है संसाधन भूगोल, तथा सेकंड पेपर है वो है मानव भूगोल। मैं मानव भूगोल पहले टोटली करवा चुका हूँ, उसमें एक दो प्रश्न अगर बचे हों तो हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की संसाधन भूगोल की। उसमें यूनिट है फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है नंबर फर्स्ट टॉपिक है संसाधन भूगोल का अर्थ, डिफिनेशन या मेथड। इसके बारे में प्रश्न बन के आता है हमेशा परीक्षाओं के अंदर। संसाधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए संसाधन भूगोल के अध्ययन के महत्व एवं कार्य क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हम पहले यहाँ पे अर्थ या परिभाषा की बात करते हैं। तो पहला है संसाधन शब्द की उत्पत्ति है वो अंग्रेजी प्रयास रिसोर्स के दो शब्दों से मिलकर री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है री का उसी के लिए तथा सोर्स का मतलब होता है संसाधन या कोई स्रोत भी कह सकते हैं हम। दोनों शब्दों से मिलकर बनी हुई है, दोनों से मिलकर बना हुआ है। आप साथ के साथ इसको लिखते जाइए। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत है जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहता है। यहाँ पे इनकी हर प्रकार के मानव के ऊपर निर्भर करता है। हर कार्य के अंदर संसाधनों के बिना हो नहीं सकते। मानव खुद भी एक संसाधन है, मानव तो उसमें भी कार्य करता रहता है। देखो इसकी परिभाषा की बात अगर करें, आपने उतार लिया हुआ मैं निकाल देता हूँ। परिभाषा है वो है समाज विज्ञान के अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष है जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो ये परिभाषा समाज को विज्ञान के अनुसार है तथा सेकंड बता देते हैं जिमरमैन के अनुसार। जिमरमैन के अनुसार परिभाषा जी आधा मैं पूरा मैं जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। अब है मैकनॉल के अनुसार। मैकनॉल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। इसके अलावा विधि है संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यानी इसकी सीधी सही परिभाषा है संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। यानी मानव की आवश्यकताएं जो भी है उनकी तथा जो भी मानव की इच्छाएं हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वही क्या है संसाधन है। कोई भी वस्तु पदार्थ या तत्व उसी के रूप में संसाधन होता है उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति या कार्य सिद्धि करने अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता हो। इस तरह से स्वयं मानव भी एक संसाधन है तथा भूमि, मिट्टी, वनस्पति, जंतु, जल, खनिज आदि सभी संसाधन ऐसे संसाधनों का उपयोग तथा विकास मानव कल्याण के लिए किया जाता है। इनका आपको पता ही है कि संसाधनों का उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए किया जाता है। नई चीजों का आविष्कार करता है तो ये संसाधनों की ना संभव नहीं हो पाता। आगे देखिए संसाधन भूगोल के अध्ययन का महत्व। संसाधन विश्व में जनसंख्या की
वृद्धि तीव्र दर से हो रही है, जिससे संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। ये तो आप सभी को पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, संसाधनों पर दबाव आ रहा है, यानी यूज करना ज्यादा है और संसाधन सीमित मात्रा में है, जिससे संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिससे संसाधनों का अत्यधिक हाथ यानी कमी हो रही है तथा विभिन्न देशों के विकास में भिन्नता आएगी। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन एकमात्र उपाय है। हम क्या करते हैं, संसाधनों को एक मात्र यानी नियोजन के रूप में इनका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, इनकी कमी लंबे समय तक इनको यूज किया जा सकता है। नंबर देखो, इनका नंबर 5 है, इनको हम पॉइंटों पर पढ़ते हैं, फिर इनका बढ़ता है। भौतिकवादी युग में संसाधन भूगोल, भौतिकवादी युग व संसाधन भूगोल। वर्तमान समय में भौतिकवादी युग में संसाधन भूगोल का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। विभिन्न देशों की परिवर्तित आर्थिक दशा का ज्ञान हमें उन देशों के संसाधनों की पर्याप्तता एवं न्यूनता के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। आज की अर्थव्यवस्था इतनी गतिशील हो गई है कि उसकी बदलती स्थिति के बारे में तथा देकर एक दूसरे देश को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। फसलों या कृषि संसाधनों अथवा उत्पादन के अन्य साधनों की न्यूनता या वृद्धि से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को स्थिति अथवा राष्ट्रीय नीति को परिवर्तित होने में देर नहीं लगती है। विश्व के जिन क्षेत्रों में पेट्रोल के भंडार दबे पड़े हैं, उन स्थानों पर महान अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव या ऊंची जो जिनमें के पास संसाधन है वो वहाँ पे स्थापित हो जाती है तथा छोटे देशों को क्या करते हैं, वहाँ पे दबा देते हैं, यानी वो उस स्तर तक वो छोटे देश अल्पविकसित या अविकसित रह जाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। कई देशों के खनिज तेल की प्राप्ति के लिए कुवैत एवं बहरीन जैसे छोटे छोटे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। सेकंड की बात करते हैं, बढ़ती जनसंख्या की मांग तथा प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन। संसाधन भूगोल के अध्ययन से दो समस्याओं का समाधान होता है। नंबर 5 में समस्या है, किसी देश की बढ़ती जनसंख्या की मांग के लिए संसाधनों की पूर्ति किस प्रकार से हो सके तथा मानव का जीवन स्तर ऊंचा हो। विश्व की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ की वृद्धि होती है, जिसके कारण पारिस्थितिक संतुलन एवं जीवन क्रम बिगड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है कि जनसंख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है तथा संसाधन अपने स्तर पर बिल्कुल पहले जितने हैं, संसाधनों को निर्माण में बहुत समय लगता है। नंबर 2 जो समस्या है वो है किसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन करें जिससे आने वाली पीढ़ियों को पारिस्थितिक संकट का सामना न करना पड़े। संसाधनों की उपयोगिता एवं उनके संरक्षण की विधियां राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करती है। कोई भी देश या क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर कुछ न कुछ संसाधन न हो। अरस्तु नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि संसाधन भूगोल का मतलब केवल राजनीतिज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों तथा नियोजन व योजना बनाने वालों का ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक उस सामाजिक प्राणी के लिए है जिसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो सबका सब अपना अपना हिस्सा बनता है कि सभी संसाधनों को नियोजन तरीके से होकर चले। अब है तीसरी बात है, देखो जो तीसरा टॉपिक है वो है संसाधनों के उत्पादन का ज्ञान होना। संसाधनों के उत्पादन का ज्ञान होना।
विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उत्पादन वितरण संसाधन भूगोल से ही ज्ञात होता है। विश्व के उष्णकटिबंधीय जलवायु के प्रदेश कच्चे माल के उत्पादन माने जाते हैं। इसी कारण पाश्चात्य देशों ने उपनिवेशवाद का प्रसार करके उनका शोषण किया है और अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत या सुदृढ़ किया है। नंबर 4 महत्व है औद्योगिक की स्थापना के कच्चा माल की प्राप्ति। औद्योगों की स्थापना के लिए कच्चा माल प्राप्ति। कच्चा माल की प्राप्ति औद्योगिक की स्थापना के लिए आवश्यक कच्चे माल और खनिजों का विस्तृत ज्ञान संसाधन भूगोल द्वारा ही होता है। इस कारण जिन देशों की अर्थव्यवस्था सरल सीमा पर है उन देशों के संसाधनों का अध्ययन विशेष रूप से करना आवश्यक है। राजनीतिक या स्थितियों के अलावा उद्योगपतियों या व्यापारियों को संसाधन प्राप्ति का ज्ञान होना चाहिए जिससे वे उद्योग की स्थापना कर सकें। अगला है मामला है वो है आर्थिक तंत्र में उपयोगी होना। आर्थिक तंत्र में उपयोगी होना संसाधन भूगोल का अध्ययन उन सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो कि आर्थिक तंत्र का निर्माण करते हैं और इस आर्थिक तंत्र की प्राप्ति के लिए पारिस्थितिक क्रम में असंतुलन पैदा करते हैं। विश्व के देशों में निकटता। छठा है विश्व के देशों में निकटता। विश्व के देशों में निकटता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान विश्व के सभी देश आपस में नजदीक आ गए हैं, उनकी भौगोलिक दूरियां कम हो गई है और इस प्रकार प्राथमिक क्रियाओं का प्रभाव द्वितीय तथा तृतीय क्रियाओं का प्रभाव तृतीय क्रियाओं पर पड़ता है तथा तृतीय वर्ग की क्रियाएं प्रथम व द्वितीय वर्ग की क्रियाओं को प्रभावित करती है। इसी प्रकार संसाधन भूगोल का अध्ययन का महत्व सभी प्रकार व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। सातवां है जो महत्व है शक्ति के संसाधनों की जानकारी। शक्ति के संसाधनों की जानकारी अगला टॉपिक है तो संसाधन भूगोल के द्वारा शक्ति के साधनों का विश्व वितरण एवं उत्पादन वितरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए शक्ति के कौन कौन से साधन किस किस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उनका तुलनात्मक ज्ञान संसाधन भूगोल के अध्ययन से ही हमें प्राप्त होता है कि किस प्रकार के वो संसाधन जो शक्ति के एनर्जी वाले संसाधन है वो प्रदूषण मुक्त वाले हैं या कहते हैं वो किस प्रकार से इसको संसाधन भूगोल के अंदर तो वहां से अपने को प्राप्ति मिलती है तो संसाधन भूगोल से इनका ज्ञान प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं ये हो गया संसाधन भूगोल के अध्ययन का महत्व। ठीक है, अब संसाधन भूगोल के विशेषता आपने इसको क्लिक नोट ले लो या इसको लिख दिया होगा। इसमें अगला थर्ड है टॉपिक विशेषता। संसाधन भूगोल का विशेष क्षेत्र देखो। संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः पृथ्वी तल के संसाधनों की विशेषताएं उनके उत्पादन उद्भव वितरण उपयोग तथा संरक्षण संबंधी विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं पहला नंबर फर्स्ट है वो है प्राकृतिक संसाधन। जो विशेष क्षेत्र है जहां से विशेष क्षेत्र को मैं अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता हूं।
पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। सेकंड है मानव संसाधन। तथा थर्ड है संसाधन उपयोग। ठीक है, इसमें नंबर 5 में मैं बता देता हूं आपको कि प्राकृतिक संसाधनों में नंबर 5 है जल, मृदा, वनस्पति, जंतु जगत, खनिज पदार्थ। ये हो गया प्राकृतिक संसाधनों में। तथा दूसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन वितरण के अंदर ही अलग अलग प्रकार से इसका विशेष असर है। देखो किस प्रकार से, यानी इसकी वृद्धि के बारे में कि मानव संसाधन कितना है, कितनी वृद्धि हुई है इसमें। दूसरा है वितरण, कहाँ पे कितनी मात्रा में मानव रह रहा है, वितरण। ठीक है, अगला है मानवीय तथ्य। मानवीय तथ्य, संस्कृति का प्रतिरूप, संस्कृति का प्रतिरूप तथा कौशल। अगला है संसाधन उपयोग में लेते हैं तो जल, वायु, भूमि। जल, वायु, भूमि। ठीक है, मृदा, सौर ऊर्जा, जीव संसाधन। जीव संसाधन ये हो गया। अब इसमें फोर्थ है 4 नंबर जो इसमें है, इसी के आगे ये 3 जो मैं बता दिया है। अब चौथा बता देते हैं संसाधन प्रबंधन। यहाँ पे इसका फोर्थ है वो है संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। संसाधनों का मूल्यांकन, इसमें आता है मूल्यांकन, संसाधन सर्वेक्षण, उपयोग एवं संरक्षण और नियोजन। 5वां इसमें ले लेते हैं संसाधनों का नियोजन। ठीक है, ये हो गया इसका विशेष चैप्टर। मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ में आप इसको उतार लो। फिर मैं एक पर चलता हूं। मैं मिटा रहा हूं। देखो नंबर 5 है प्राकृतिक संसाधनों के उद्भव तथा वितरण का अध्ययन। प्राकृतिक संसाधन वातावरण की कुल दशाओं के योग का एक भाग है। वातावरण के इस घटक का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में समाज की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन निम्न है, इसमें आपको बता दिया है।
तो नंबर 5 है जल संसाधन। जल संसाधन इसका वितरण पृथ्वी पर महासागरों के अलावा नदियों, झीलों, तालाबों, भूमिगत तथा हिम आवरण के रूप में, हिम टोपियों के रूप में मिलता है। यह आप सभी को पहले से पता भी है। अब है सेकंड है भूमि। भूमि एवं मृदा संसाधन। भूमि या मृदा संसाधन भू प्रकृति का ऊपरी आवरण भूमि कहलाता है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा संसाधन एक आधारभूत संसाधन है जिस पर जीव संसाधनों यथा वनस्पति एवं जीव जगत का अस्तित्व निर्भर करता है। तीसरा है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम गैस, आणविक खनिज आदि है। इसमें ये तो हो गए ऊर्जा के संसाधन। अब है धात्विक खनिज है, जैसे तांबा, जस्ता, सीसा, कैल्शियम, चांदी, सोना, प्लेटिनम आदि। अधात्विक खनिज अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पारा आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार से इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। फोर्थ है वो है जीवीय संसाधन। जीवीय संसाधन इसमें वनस्पति संसाधन व जंतु संसाधन है। वनस्पति संसाधन में वन, झाड़ियां, घास के मैदान, जड़ी बूटियां आदि हैं। अगला है जंतु संसाधन में पशु, दूध व मांस के लिए तथा कृषि कार्य हेतु पशुओं का लिया जाता है। ये हो गए प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मानव संसाधन। मानव संसाधन विभिन्न भाग हैं। किसी प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि, उस जनसंख्या की शारीरिक शक्ति, मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संगठन की अगर बात करें, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, साम्यवाद, जनतंत्र आदि विभिन्न प्रकार के सामाजिक राजनीतिक संगठन हैं। अगर यहाँ पे इसकी संस्कृति की बात करते हैं, जिस प्रदेश में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी को अधिक उन्नति होगी, उस प्रदेश का आर्थिक विकास भी उतने ही ऊंचे स्तर का होगा। जैसे यूएसए, जापान, फ्रांस, रूस आदि देशों ने विज्ञान व तकनीकी की उन्नति करके अपनी आर्थिक अवस्थाओं को बहुत सुदृढ़ बनाया है। थर्ड है वो है संसाधन उपयोग। संसाधन उपयोग मानव अपनी तकनीकी का विकास से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। जैसे पहले है वायु। वायु जीवन के लिए सर्वप्रथम और सबसे अधिक आवश्यकता वायु की होती है। पृथ्वी के समस्त प्राणी, मानव, जंतु और वनस्पति वायु सांस लेकर ही जीवित रह पाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में जलवाष्प और आर्द्रता को ले जाने का माध्यम वायु ही है। मानव इस वायु का उपयोग वायु परिवहन के लिए करता है। वायु में नाइट्रोजन गैस होती है, इसका प्रयोग करके मानव नाइट्रेट उर्वरक बनाता है। सेकंड इसमें है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा आधारित सूर्य तापीय सौर ऊर्जा है। पृथ्वी की धरातल पर सौर विकिरणों का केवल 43% यानी 43 भाग ही पहुंच पाता है, जो पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन के संचालन में शक्ति का कार्य करता है। विभिन्न देशों में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत ग्रह स्थापित किए जाते हैं। अगला है जल विद्युत। वायु के बाद जंतु और वनस्पति की जीवाश्म सर्वप्रथम आवश्यकता है। जल के अनेक उपयोग है। घरेलू कार्य, नगरीय उपयोग में जलापूर्ति, कृषि कार्य हेतु तथा पशुओं हेतु जल विद्युत उत्पादन, चक्रों चलाने में तथा निर्माण उद्योग में किया जाता है। कूड़ा कचरा औद्योगिक अपशिष्ट बहाने के लिए किया जाता है। नौ परिवहन में, मत्स्य पालन में, मनोरंजन आदि में जल प्रयुक्त होता है। भूमि है समस्त मानवीय विकास का आधार। स्थल भूमि है जिस पर बस्तियां व उद्योग स्थापित किए जाते हैं तथा पशुचारण, पशुपालन, कृषि का विस्तार, व्यापार, परिवहन आदि सभी चीजें आपको बताइए भूमि के ऊपर ही की जाती है। अब बात है मृदा। मृदा मानव का मूलभूत प्राकृतिक संसाधन है। मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं भोजन, बर्तन, निवास मृदा से ही प्राप्त होती है तथा मृदा को कृषि कार्य तथा परिवहन साधनों का विकास मृदा के लिए किया जाता है।
वनस्पति वनस्पति दो प्रकार की होती है। पहला नंबर है घास झाड़ियां प्राकृतिक वनस्पतियां जो मानव के लिए विविध रूपों में उपयोगी है। वनों से हमें कंदमूल प्राप्त होता है, पदार्थ मांस की लकड़ी औद्योगिक कच्चा माल प्राप्त होता है। घास स्थलों से झाड़ियों के पशु चारण के लिए बेस्ट रहती है। वर्तमान घास स्थलों में जोतकर तथा वनों को काटकर कृषि कार्य का उपयोग करने लगे। उनके निर्माणी उद्योग कागज सूती रेशम आदि पशुपालन में प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर करते हैं। जीव जंतु पशुओं से मानव भोजन प्राप्त करते हैं। दूध मांस मत्स्य तथा सवारी के लिए पशुओं का यदि परिवहन के रूप में तथा सुरक्षा सौंदर्य मनोरंजन के लिए भी मनुष्य इनका उपयोग करता आ रहा है भूतपूर्व काल से। खनिजों में हम विशेष प्रकार के खनिज भूतत्व से जो प्राप्त होते हैं, कोयला पेट्रोलियम वो अलग अलग प्रकार के धातु खनिज भी जो सोना चाहती है वो खदानों से निकलते हैं। इन खनिजों को तथा धातुओं का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के औजार वगैरह आदि बनाने के लिए किए जाते हैं। मानवीय आर्ट की पहचान करने की जो उन्नति है उन्हीं खनिजों से होती है। अब है फोर्थ नंबर है वो है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन बहुत से में मानव यानी नियोजन का मतलब एक योजना तैयार करना आगे बढ़ने की होती। तो इस प्रकार बहुत से में मानव आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए किसी भी प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन संरक्षण तथा अनुकूलतम उपयोग की योजनाएं भी संसाधन भूगोल के अध्ययन से क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अगला है पांचवा है संसाधन प्रबंधन एवं संरक्षण। संसाधन प्रबंधन व संरक्षण संसाधनों का प्रबंधन का तात्पर्य किसी संसाधन के कुशल नियंत्रण तथा व्यवस्थापन से है जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं उपलब्ध तकनीकी ज्ञान भावी उपयोगिता एवं आवश्यकताओं का पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखकर संचालित होता है। संसाधन प्रबंधन की तीन प्रमुख पक्ष होते हैं। पहला है संसाधनों का सर्वेक्षण। संसाधनों का सर्वेक्षण प्रथम चरण में संसाधनों का वृहद सर्वेक्षण करके संसाधनों की तालिका बना ली जाती है कि कहां से कौन कौन से क्षेत्र में कितने प्रकार के और कौन कौन से संसाधन उपस्थित है उनकी सूची बना ली जाती है। दूसरा है संसाधनों का मूल्यांकन करने में। मूल्यांकन के अंदर भारत 1980 में संसाधनों के मूल्यांकन की विधियों को 4 भागों में विभक्त किया। पहला एकाकी जाति उत्पादन, पारिस्थितिकी गतिविधि उत्पादन, संयुक्त उत्पादन, आवास उत्पादन। अतः संसाधनों का मूल्यांकन सामान्यतः उनके भार, गुण, मात्रा तथा भौतिक मूल्य आदि के रूप में किया जाता है। अगला है थर्ड है संसाधनों के उपयोग का संरक्षण यानी लाभ। तो संसाधनों का संरक्षण उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा प्रबंधन करना है जिससे वे मानव द्वारा विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सदैव सुलभ हो सके तथा पारिस्थितिकी जो पारिस्थितिकी संतुलन है अपनी पृथ्वी पर धरातल पे वो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे और ये संसाधनों को और सभी को लंबे समय के लिए प्राप्त होते रहे यानी संसाधन एक लंबी अवधि तक प्राप्त होते रहे। तो ये मुख्य रूप से संसाधनों के जो विषय में था अर्थ परिभाषा और उसका विशेष तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। 5 मिनट का क्वेश्चन है तो आपने साथ में नोट भी बना लिया होगा या इसका लिख भी लिया। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वहाँ तक धन्यवाद।